आज हम लोग मन्नू भंडारी की रचना रजनी को पढ़ेंगे। लेकिन रजनी पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि रजनी एक आधुनिक स्त्री का नाम है, जो पारंपरिक स्त्री नहीं है, आधुनिक स्त्री है। इसलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग मन्नू भंडारी के बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद यह जानेंगे कि आखिर रजनी किस तरह की महिला है और मन्नू भंडारी को इस तरह की रचना करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो आइए सबसे पहले लेखिका के बारे में जानें कि आखिर लेखिका कौन है, क्या उनका योगदान है, उनके बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों, हिंदी कहानी की दुनिया में मन्नू भंडारी को शायद ही कोई हिंदी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति नहीं जानता होगा। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा अजमेर में हुई थी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए किया। इन्होंने कोलकाता तथा दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्राध्यापिका के तौर पर कार्य किया। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। आइए अब इनकी प्रमुख रचनाओं से रूबरू होते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखे। तो सबसे पहले हम उपन्यास के बारे में जानते हैं कि उनका कौन सा उपन्यास है जो बहुत ही लोकप्रिय रहा और आज भी हम हिंदी के लोग उनके उपन्यासों को याद करते हैं। तो उनका उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, स्वामी आदि। उनकी पटकथाएं, उन्होंने कुछ टेलीविज़न के लिए पटकथाएं भी लिखी। उन पटकथाओं में ये रजनी, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, और निर्मला, स्वामी और दर्पण आदि प्रमुख है। उनकी साहित्यिक विशेषताओं को जानते हैं कि आखिर मन्नू भंडारी किस तरह की रचना करती हैं और वो किस दौर की रचनाकार हैं। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन की लेखिका हैं। उनकी कहानियों में पारिवारिक जीवन, नारी जीवन तथा समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी कहानियों को जब हम देखते हैं तो उसमें उनकी कहानियों संग्रह एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है आदि कहानियाँ आज भी हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक और जीवन को समझने में मदद करती है। उन्होंने व्यंग्य और संवेदना कहानी को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। ये मन्नू भंडारी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे पात्रों के भीतर खुद को ले जाती हैं और उनकी मनोवैज्ञानिकता को समझते हुए हम तक उनके पात्र बोलते हैं और हम तक सीधी वो बात पहुंचती है जो हमारे जीवन का यथार्थ है। विद्यार्थियों, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व को हम लोग इसके माध्यम से समझे और अब हम लोग पाठ को समझेंगे। लेकिन पाठ पढ़ने से और उसकी व्याख्या करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको पाठ का परिचय बताऊं। तो पाठ के परिचय में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह पाठ रजनी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित धारावाहिक रजनी का अंश है। धारावाहिक आप सभी समझते हैं कि धारावाहिक क्या है, यानी टेलीविज़न पर लगातार सीरियल जो प्रसारित किए जाते हैं, उस सीरियल को ही हिंदी में धारावाहिक कहते हैं। धारावाहिक के लिए यह रजनी रचना मन्नू भंडारी ने की थी। यह पटकथा अपने समय के बहुचर्चित
टीवी धारावाहिक रहा है। इसका निर्देशन वासु चटर्जी ने किया था। धारावाहिक की हर कड़ी में लेखिका ने एक जागरूक और इंसाफ के लिए लड़ती स्त्री पात्र को हमारे सामने रखा है। रजनी एकांकी में लेखिका ने व्यवसाय बनती जा रही शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, आप सब हम देखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से बाजार का रूप धारण करती जा रही है। जिस शिक्षा पर सभी का अधिकार था, आज कुछ लोग का अधिकार रह गया है। इसलिए लेखिका ने इसे एक मूल समस्या के रूप में पहचान की है और हम सभी के सामने रखी है। एकांकी की शुरुआत लीला के घर से होती है। रजनी लीला की पड़ोसन है। वह लीला को अपने साथ बाजार ले जाने के लिए उसके घर आती है, लेकिन लीला के बेटे अमित का आज रिजल्ट आने वाला है, इसलिए रजनी वहीं रुक जाती है। रजनी भी अमित को बहुत स्नेह करती है, क्योंकि अमित एक होनहार विद्यार्थी है। अमित भी रजनी आंटी को अपना रोल मॉडल मानता है। अमित घर आता है और लीला रजनी उसे बधाई देने लगती है। अमित उदास है क्योंकि सभी विषयों में उसे अच्छे अंक आए हैं, लेकिन गणित में उसे अच्छे अंक नहीं आए हैं। अंक नहीं आने का उसका गणित में कमजोर होना नहीं है, बल्कि गणित के अध्यापक से ट्यूशन नहीं पढ़ने के कारण अध्यापक ने उसे कम अंक दे दिया है। अगले दिन रजनी अमित को लेकर स्कूल जाती है और वहाँ हेडमास्टर साहब से मिलती है, लेकिन वहाँ समस्या का समाधान नहीं होता है। रजनी हिम्मत नहीं हारती और अगले दिन वह डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ भी वह जो देखती है उससे बहुत ही उसे पीड़ा पहुँचती है। लेकिन अब वो महिला है और जागरूक महिला है, प्रगतिशील महिला है, इसलिए उन तमाम चीज़ों को तब तक वह अपने अंदर जज्ब करती है जब तक कि समस्या का समाधान न हो जाए। तो बहुत ही मशक्कत के बाद उनसे रजनी की मुलाकात होती है, लेकिन वहाँ से भी रजनी को निराश होना पड़ता है, क्योंकि सरकारी व्यवस्था हर एक कड़ी दूसरे कड़ी पर अपनी बातों को डाल देती है, जिसके कारण आम नागरिक को तत्क्षण जल्दी उसे उसका अधिकार प्राप्त नहीं होता। रजनी हार नहीं मानती। वह अगले दिन एक अखबार के दफ्तर जाती है, क्योंकि उसे यह भरोसा है कि अगर अपनी आवाज़ को जनता की आवाज़ बना दी जाए तो निश्चित रूप से हुक्मरानों की दृष्टि उस तरफ जरूर आती है। यही सोचकर वह अखबार के दफ्तर जाती है। वह सोचती है कि देश में फैले इस भ्रष्टाचार को लोगों के बीच लाना ही होगा। संपादक रजनी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। संपादक रजनी का साथ देते हैं और कहते हैं, अखबार वाले आपके साथ हैं। रजनी एक पेरेंट्स मीटिंग रखती है और उसमें यह मांग रखती है कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्र को ट्यूशन न दे, जिससे कि किसी के मार्क्स कटने की समस्या उत्पन्न ना हो। अगले दिन रजनी का पति अखबार पढ़ते हुए देखता है कि रजनी की समस्या सुन ली गई है। वे रजनी को चिल्लाकर बुलाते हैं और समाचार दिखाते हैं। रजनी बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां न उड़ाई जा सकती है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने संक्षिप्त रूप से इस पाठ के सार को समझा कि आखिर इस पाठ में क्या है। लेकिन इस पाठ के सार को समझने के साथ
हम लोगों को थोड़ा सा इस पर विस्तार से भी चर्चा करने की आवश्यकता है ताकि हम इसे समझ सकें। विद्यार्थियों, हम लोग जिस पाठ को अभी समझने जा रहे हैं, इसे आप लोगों ने अभी अभी संक्षिप्त रूप में सुना और समझा। तो इसे विस्तार से समझने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पाठ रजनी एक टेलीविज़न धारावाहिक की एक कड़ी है और इसे समझने के लिए हमने इसे 7 दृश्यों में विभाजित किया है, क्योंकि प्रत्येक दृश्य में एक घटना है और उन घटनाओं के साथ ही कहानी आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले दृश्य को समझते हैं, लेकिन दृश्य को समझाने से पहले मैं आपका ध्यान पटकथा लेखन की जो शैली है उसके तरफ खींचना चाहूँगा। आप देखते हैं अपने पाठ में कि पाठ शुरू होने से पहले कोष्ठक में कुछ संकेत लिखे होते हैं। वे संकेत क्या हैं? उन संकेत को हम कहते हैं दृश्य संकेत। जब भी कोई लेखक सिनेमा में, टेलीविज़न में या किसी भी सृजनात्मक कार्य में संवाद लिखता है तो उस संवाद को लिखते समय उसे यह ध्यान रखना होता है कि आखिर स्थितियां कैसी है। लेखक जब पटकथा लिखता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि आखिर दृश्य लेखन से पहले उसके संकेत को बताया जाए। तो मन्नू भंडारी ने भी रजनी पटकथा लिखने से पहले प्रत्येक दृश्य से पहले उन संकेतों को दिया है। जब आप इस पटकथा को पढ़ना शुरू करेंगे तो ब्रैकेट में लेखिका यहाँ लिखती है कि यह एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है इसमें, और इसमें लीला का फ्लैट है और रजनी पड़ोसी है। वो आती है, बेल बजाती है और उसके बाद लीला रसोई में है, अंदर आती है और वो कहती है बाजार चलने की बात करती है और पहला दृश्य आरंभ हो जाता है। तो पहले दृश्य में हम देखते हैं कि लीला का घर है और उसमें रजनी और लीला के बीच बातचीत शुरू होती है। रजनी लीला से बाजार चलने के लिए कहती है, लेकिन लीला यह कहती है कि आज अमित का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए वह बाजार नहीं जा सकती है। रजनी अमित को बहुत स्नेह करती है, इसलिए रजनी भी बाजार जाने का कार्यक्रम स्थगित कर देती है, क्योंकि अमित एक होनहार विद्यार्थी है और वह अपने सभी विषयों में बिना किसी ट्यूशन के वह नंबर लाता है। लेकिन इस बार अमित का रिजल्ट निकला है और अमित आने वाला है, इसलिए उसकी माँ लीला तैयारी की हुई है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि उसके बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा और उसके लिए खास रसमलाई मंगवा के वो रखी हुई है ताकि अमित को यह बहुत पसंद है और उसे वह खिलाएगी। तो अमित जब आता है तो वो बहुत उदास होता है। उदास होने का क्या कारण है? उसके मार्क्स, गणित में उसके मार्क्स मात्र 70 अंक आए हैं, जिससे अमित बहुत ही हतोत्साहित है। लीला पूछती भी है कि क्यों, तुमने अच्छे से पेपर किए थे? अमित कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से पेपर किया था। लेकिन अमित साथ में यह भी बताता है कि तुमको मैं शुरू से कह रहा था कि गणित के जो सर हैं वो बार बार हम लोगों को कहते रहे हैं कि अगर तुम ट्यूशन मुझसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें अंक नहीं आएंगे, और देखो अंत में यही हुआ। लेकिन लीला कहती है कि देखो, हम लोग मध्यवर्गीय परिवार के लोग हैं, हम सभी विषयों के ट्यूशन पर इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी तो हमने अंग्रेजी के ट्यूशन पढ़वाए, लेकिन गणित में तो तुम बहुत अच्छे थे, इसलिए तुम्हें गणित के ट्यूशन की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अमित कहता है कि तुम समझा करो बात माँ, सर कहते हैं कि जो बच्चा ट्यूशन हमसे नहीं पढ़ेगा उसे अंक नहीं आएंगे। और इस तरह से रजनी भी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ये कौन सी बात हो गई, चलो मैं कल चलती हूँ स्कूल और बात करती हूँ हेडमास्टर से। लेकिन लीला रजनी को रोकती है। विद्यार्थियों,
आज अपने समाज में हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कुछ अन्याय होता है तो एक व्यक्ति अगर उस अन्याय के खिलाफ उठने की कोशिश करता है तो साथ में जो बैठा व्यक्ति है वह उससे कहता है कि अरे कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि रजनी उस अन्याय के खिलाफ आगे आना चाहती है, लेकिन लीला जो अमित की माँ है वह कहती है कि रजनी तुम रहने दो, तुम अगर स्कूल जाएगी तो कुछ और ही बवाल कर दोगी। यानी हम मध्यवर्गीय पर लोग अपने जीवन के प्रति, अपने भविष्य के प्रति इतने सशंकित रहते हैं कि हमारे ऊपर कोई अगर अन्याय करता है, हमारा कोई शोषण करता है, तब भी हम उस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाते। विद्यार्थियों, हमें रजनी जैसे चरित्र के माध्यम से लेखिका ने यह हम तक संदेश दिया है कि अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अगर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हमारा समाज दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता चला जाएगा और आम आदमी, मध्यवर्गीय लोग, गरीब गुरबा, उसके जीवन में हमेशा वह संकट रहेगा जो संकट अभी आप अमित, लीला और रजनी के बीच देख रहे हैं। लेकिन रजनी नहीं मानती है और वह कहती है कि नहीं, कल हमें हेडमास्टर साहब से मिलना ही है। तो विद्यार्थियों, अब दूसरे दृश्य को हम देखेंगे कि दूसरे दृश्य में आखिर क्या बात होती है। रजनी स्कूल में हेडमास्टर साहब के पास जाती है। हेडमास्टर साहब मिलते हैं रजनी से। रजनी वहाँ उस समस्या को रखती है। हेडमास्टर साहब को रजनी कहती है कि आप अमित की कॉपी हमें दिखा दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आखिर इस बच्चे ने गलती कहाँ की है। लेकिन हेडमास्टर साहब यह कहते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम की कॉपी किसी को नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि अगर हम इस तरह से कॉपी दिखाने लगे तब तो यहाँ पेरेंट्स की भीड़ हो जाएगी और हर बच्चा यही कहता है कि हमने बहुत अच्छा पेपर किया है, लेकिन बच्चा अच्छा पेपर नहीं करता। यानी हेडमास्टर साहब का भी जो रवैया है वह विद्यार्थियों के साथ, अभिभावकों के साथ सहयोग का रवैया नहीं है। उन्हें अपने विद्यालय, अपने शिक्षकों पर ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स, कोई विद्यार्थी अगर अपनी कॉपी देखना चाहता है, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, तो हमें उसे सहयोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ हम ठीक उसका उल्टा देखते हैं कि हेडमास्टर साहब अमित को ही दोषी ठहरा देते हैं और उसे सहयोग करने की अपेक्षा उसे ही भला बुरा कहते हैं, जिसके कारण रजनी और हेडमास्टर साहब के बीच गर्मा गर्म बहस हो जाती है। हेडमास्टर साहब भी गुस्सा हो जाते हैं और रजनी को जाने के लिए कहते हैं। रजनी वहाँ से उठ खड़ी होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह उससे आगे जाने की सोचती है और अगले दृश्य में, तीसरे दृश्य में हम देखते हैं कि फिर अपने घर पहुंच जाती है रजनी और अपने घर में अपने पति के साथ बातचीत करती है। पति भी उसे रोकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हमारे समाज में अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसे रोकने वाले कई खड़े हो जाते हैं, उसे उत्साहित नहीं करते, उसको सहयोग नहीं करते, बल्कि उसके रोक कर उसके जज्बे को खत्म कर देना चाहते हैं। चाहे वह परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, हर जगह ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही अधिक है। सब यही कहते हैं कि यह सब तो चलता है, लेकिन ये चलता है जो यह मुहावरे हैं, यही हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। रजनी अपने पति पर गुस्सा होती है, कहती है कि अगर अन्याय के विरुद्ध उठने की बात करना गलत है, तब तो इससे समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रजनी अपने पति को कहती है कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही इस देश में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बदलता, और जो जिस पोजीशन पे है, जो जिस स्थान पे है, वो अपने पद का दुरुपयोग करता है। तो रजनी इस तरह से अपने पति के साथ, लीला के साथ गर्मा गर्म बहस करने के बाद भी उस न्याय से मुख नहीं मोड़ती जिस न्याय को दिलाने के लिए वो खड़ी है। चौथे दृश्य में हम देखते हैं कि रजनी
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में जाती है। वहाँ बाहर, दफ्तर के बाहर वह प्रतीक्षा करती है, क्योंकि जो चपरासी खड़ा है वह रजनी से स्लिप लेकर कहता है कि जब आपकी बारी आएगी तो मैं आपको अंदर भेज दूंगा। रजनी प्रतीक्षा करती है वहाँ, लेकिन वह देखती है कि एक दूसरा आदमी वहाँ आया और चपरासी को उसने अपने स्लिप के साथ कुछ पैसे दिए। चपरासी ने उसे तुरंत अंदर भेज दिया। यह देखकर रजनी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि जहां चपरासी तक भ्रष्टाचार में जिस देश में लिप्त हो, उस देश का ऑफिसर, उस देश का प्रधान क्या कर सकता है? आम आदमी की कौन सुनने वाला है? लेकिन यह बात वह अपने मन से कहती है और यह ध्वनि है। इसी ध्वनि संकेतों को भी हमें पहचानना होता है। लेकिन रजनी तुरंत उठती है और चपरासी को धक्का देकर अंदर चली जाती है। वह निदेशक के सामने खड़ी होकर उनसे बातचीत करती है और कहती है कि आप लोग जो प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, वहाँ जो प्रिंसिपल हैं, जो हेडमास्टर हैं, जो टीचर हैं, क्या कभी आपने उनकी जानकारी ली कि वहाँ पर क्या चल रहा है? उनसे बड़ी लंबी बातचीत होती है निदेशक से, और निदेशक साहब चुपचाप रजनी की बातें सुनते हैं और रजनी से यह कहते हैं कि कभी किसी ने कोई कंप्लेन ही नहीं की। हमारे पास अगर कोई शिकायत आएगी तभी तो हम कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है इस संदर्भ में, इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। और रजनी व्यंग करती है कि हाँ, शिकायत आने के बाद भी आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे यह हम सबको पता है। और रजनी वहाँ से भी वापस चली आती है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि बार बार किस तरह से एक आम आदमी न्याय के लिए अलग अलग जगहों पर जाता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा होती है और यही निराशा उसे कमज़ोर कर देती है। कई बार हमारे समाज में हम देखते हैं कि व्यक्ति चुपचाप अपने घरों में रोते हुए, अपने मुंह को छिपाए हुए अपने लड़ाई को छोड़ देता है, क्योंकि हर जगह जाने के बाद उसे वैसे ही लोगों से मुठभेड़ होती है जिस तरह के लोगों का उसे उम्मीद नहीं होती। तो बच्चों, इस कड़ी में हम लोग यहाँ तक इस रजनी पटकथा को पढ़ेंगे और अगली कड़ी में फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।